विशेषता, असफलता के कारण, प्रभाव, परिणाम। अच्छा, विशेषता, असफलता के कारण और परिणाम। प्रभाव, परिणाम। प्रभाव। जी सर। तो क्या इसको नोट से पढ़ा था आप लोगों ने? जी सर। क्या वो बातें स्पष्ट नहीं हुई क्या? स्पष्ट तो हो हम्म। गई है सर, उसमें थोड़ा पॉइंट फॉर्म में था तो थोड़ा सा आप उसको डिस्क्राइब कर देते तो बेहतर होता। ठीक है, तो विशेषता तो कल हो ही गया था ना। जो स्वरूप और जी सर। विशेषता तो कमोबेश वही है। जी सर, वही है। हम्म। जी सर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था? असफलता के कारण। हम्म। यस सर। यस सर। तो जब असफलता के कारणों की बात करते हैं हम लोग, तो हमने कहा कि अगर सबसे प्रथम कारण अगर होगा तो वो होगा असमान युद्ध। असमान युद्ध कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजों के पास क्या थे? प्रशिक्षित सैन्य बल था, सुसज्जित सैन्य बल था, आधुनिक आर्म्स थे उसके पास। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो उनके पास क्या था? उनके पास एक संगठित सैन्य बल था। यही था ना? हम्म। जी सर। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी? जनजातियों की। उसके संदर्भ में क्या था कि वो भावनात्मक मुद्दों के आधार पर क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे, अप्रशिक्षित थे, हथियार उसके क्या थे? अपरंपरागत, यानी कि परंपरागत हथियार थे। और ऐसी परिस्थिति में जब उनका प्रशिक्षित, संगठित और दुनिया के तत्कालीन समय के सबसे बेहतर सैन्य बल से जब मुकाबला होता है, तो यह जो असमानता है वो उसके पतन का, उसके हारने का कारण बनता है। बात स्पष्ट हुई? हम्म। बात स्पष्ट यस हुई? सर। हाँ सर। इसके अलावा देखिए, तो दूसरा कारण क्या है? हम्म। दूसरा कारण क्या है असफलता का? बोलिए। स्थानीय प्रकृति, ठीक है। एकता का अभाव। स्थानीय प्रकृति कहने, जो जनजातीय आंदोलन में होने वाले अत्याचार और अपने ऊपर होने वाली जो औपनिवेशिक सत्ता का जो जो कहते हैं कि प्रभाव था, उसके परिणाम स्वरूप वो क्या होते हैं? विद्रोह के लिए प्रेरित होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो अन्य क्षेत्र के जनजातीय लोग थे उनका उन्हें समर्थन नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप जो एक व्यापक स्तर पर संगठित विद्रोह होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं हो पाता। ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में जो यह छिटपुट विद्रोह है, इसको दबाने में ब्रिटिश सत्ता को बहुत ही क्या होती है? आसानी हो जाती। बात स्पष्ट हो गई?
ठीक है। फिर देखिए, जी तो हमने कहा कि जो तत्कालीन समय का मीडिया था, बुद्धिजीवी वर्ग था, उसका भी उन्हें समर्थन नहीं मिलता है। अगर वो उन्हें समर्थन मिलता तो जो मुख्य धारा के आंदोलनकारी थे, या तत्कालीन समय में जो आंदोलन चल रहा था, उनका उन्हें क्या होता, समर्थन मिलता। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या होते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को इनका भीषण दमन करने में आसानी हो जाती। इसके अलावा देखिए, तो जो औपनिवेशिक सत्ता का वास्तविक चरित्र है, उसे समझने में भी ये लोग क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये लोग क्या करते हैं, शुरुआत में स्थानीय लोगों को क्या करते हैं, अपने विरुद्ध कर लेते हैं। स्थानीय लोग मतलब क्या है, जो दीकू थे, जो इनका शोषण करते थे। तो इससे कहीं न कहीं जो औपनिवेशिक सत्ता है, उसको यहाँ पर हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता था। तो औपनिवेशिक सत्ता की वास्तविक समझ न होना भी इसके पतन के एक कारणों में से एक। ठीक है। फिर अंततः अन्य कारणों में अगर देखिए, तो जो आदिवासियों के पास उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य भी नहीं थे कि आखिर हम जो युद्ध लड़ रहे हैं, उसके बाद की परिस्थितियां क्या होने वाली है, हम किस उद्देश्य से इस विद्रोह को खड़ा कर रहे हैं, ये चीजें वहां पर स्पष्ट नहीं थी। क्योंकि आपको पता है कि हमने कहा कि वो क्या थे, भावनात्मक उद्वेग को लेकर एकत्रित हुए। ठीक है। तो ये सब क्या थे, इसके असफलता के कारण के रूप में आप इसे देखते हैं। बात स्पष्ट हो गई? बात स्पष्ट हो गई? जी सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? चलिए, अब बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। समीक्षा। प्रभाव, परिणाम, परिणाम या प्रभाव की अगर बात करते तो समीक्षा। हमने क्या बताया, प्रभाव या परिणाम की जब बात करते हैं या महत्व की बात करते हैं, उसके संदर्भ में हमने क्या बताया है नोट्स में? हम्म। सर नोट्स में तो नहीं है सर। नोट्स में नहीं है? नहीं सर। हम्म। सर जैसे कि जनजाति अन्य विद्रोह। जनजातीय विद्रोह हैं, जैसे कि संथाल या मुंडा, इसके संदर्भ में सरकार संथाल उसके विद्रोह। उससे मतलब अपने व्यवहार भिन्न करने का प्रयास किया है। साथ ही उस क्षेत्र में जो भी चीजें थी उसको उसी तरह रखने का प्रयास किया है। और अगर किसी एक्ट वगैरह आया है तो उन क्षेत्र में लागू नहीं होगा, इस तरह का कुछ प्रयास किए हैं। आपके नोट्स में नहीं है मैंने जो बताया है परिणाम के रूप में? नहीं सर, जनजाति के को लेकर स्पेशली नहीं है, संथाल और मुंडा में परिणाम बताया गया पार्टिकुलर है। में है सर, बस ओवरऑल जनजाति में नहीं है। हाँ, तो वो चीजें उसमें भी शामिल कर सकते हैं, वही चीजें होंगी ना कि देखिए, अगर जनजातियों की जी दृष्टि सर, से अगर इसके अधिकांश तो परिणाम को वही होगा देखिए, सर। जी सर। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि उनके अपने अधिकारों के प्रति वो क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। ठीक है।
जी जो सर। औपनिवेशिक सत्ता का शोषण मूलक चरित्र है, उसके जो सहयोगी हैं उसका जो शोषण मूलक चरित्र है, वो उससे क्या होते हैं, परिचित होते हैं। साथ ही साथ जो औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा उन्हें लाभ प्राप्त किया जाता है कि नॉन रेगुलेशन जिला वगैरह के रूप में कन्वर्ट करना, संवेदनशील क्षेत्र और हस्तक्षेप के लिए नीति को लेकर सामने आना, ये सब चीजें तो हैं ही। इसके अलावा अब क्या है, तो वो क्या करते हैं, कालांतर में आप देखेंगे कि जो मुख्य धारा का राष्ट्रीय आंदोलन है उसके साथ भी वो सहभागी बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ताना भगत आंदोलन को देख सकते हैं, या अन्य क्षेत्रों के जनजातीय आंदोलन है उसकी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए, तो जनजातियों में जो आत्मशुद्धि है, आत्म सुधार है, वो भी चीजें आपको दिखाई देंगी, जैसे कि आप बिरसा आंदोलन की बात कर सकते हैं। बात स्पष्ट हो रही है? जी सर। ठीक है, अगर औपनिवेशिक सत्ता की दृष्टि से अगर इसके महत्व या परिणामों को देखिए, तो इससे क्या पता चलता है कि एक तो उसने क्या किया कि ऐसी नीतियों का पालन किया जिसके माध्यम से क्या हो, हमें जनजातियों के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष भी न करना पड़े, और दूसरी तरफ हमें क्या हो कि जो रिसोर्सेज हैं इन क्षेत्रों में उसका हम समुचित दोहन भी कर सकें। बातें समझ रहे हैं? यस सर। हम्म। तो इसके लिए उसने क्या किया, तो इन क्षेत्रों में कुछ जो स्थानीय लोगों की सहभागिता है शासन प्रशासन में, उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, और इनको जो है क्रमिक संस्थागत रूप में वो क्या करता है, धर्मांतरण की प्रक्रिया वगैरह को आगे बढ़ाकर उन्हें उनका ईसाईकरण करने की प्रवृत्ति, जो प्रक्रिया है, परंपरा है, उसे आगे बढ़ाकर उसे अपने खेमे में लेने का प्रयास करता है। और इसके माध्यम से वो, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इन क्षेत्रों में जो आर्थिक रिसोर्सेज हैं उसका हमें क्या करना है, इन प्रकार दोहन करना है, उसे ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल के रूप में भेजना है वहां। बातें स्पष्ट हो गई? बातें स्पष्ट जी हुई? सर। यस इसके सर। अलावा देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से अगर महत्व को देखिए, तो राष्ट्रीय आंदोलन से अगर परिणाम या महत्व को देखते हैं, तो इससे क्या होता है कि इन्हीं लोगों ने क्या किया, पहली बार औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंकता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक आंदोलन या विद्रोह की निरंतर एक सिलसिला शुरू होती है, और इसी का परिणाम रहता है कि एक व्यापक जन आंदोलन को खड़ा करने में एक आधार भूमि के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में जनजातीय विद्रोह को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहीं से आपको दिखाई देगा कि जो संघ है उसकी भी परंपरा शुरुआत यहीं से होती है, और इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि संथाल विद्रोह हो या मुंडा विद्रोह हो, इसने क्या किया, अपने क्षेत्र में विशिष्ट सत्ता से कुछ दिनों के लिए मुक्ति पाई थी। तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव जो है मुख्य धारा के आंदोलन पर भी दिखेगा, और 1857 की क्रांति कहीं न कहीं संथाल विद्रोह की जो जन विद्रोह था, या उससे जो संगठित प्रतिरोध था, उस पूर्व पीठिका के रूप में आप उसे देख सकते हैं। 1857 का क्रांति के पूर्व पीठिका के रूप में देख सकते हैं आप उसे। ठीक है, इसके अलावा परिणाम एवं महत्व को देखिए, तो इसने क्या किया, यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर हमें औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति पाना है, हमें ब्रिटिश शोषण से मुक्ति पाना है,
तो उसके लिए हमें हिंसात्मक संघर्ष से क्या होना होगा, परे हटना होगा, और अहिंसात्मक संघर्ष के साथ साथ एक संगठित प्रतिरोध जो है वो हमें निरंतर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब इसके परिणाम या महत्व के रूप में आप इसे देख सकते हैं। बातें स्पष्ट हुई? जी सर। यस सर। चलिए, इस तरीके से हमारा जनजातीय विद्रोह क्या होता है, समाप्त हो जाता है ना। बोलिए। समीक्षा सर पहला करने के लिए तो उसमें क्या पॉइंट सब डालेंगे? क्या विचार है आपका दीपाली? सर हमको तो लगता है सर दीपाली, यही सब डलाएगा, इसी में भी जो नेगेटिव पॉजिटिव है वही सब रहेगा। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है बताइए। बताते हैं सर। उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता के कारण बताइए। ठीक है, तो कह रहा है कि विशेषताओं की समीक्षा करेंगे। ठीक है, जी सर। तो विशेषताओं की जब समीक्षा करनी है तो क्या करें, क्या विशेषता बताया था हमने? विशेषता में तो सर जो स्वरूप हो जाएगा वही विशेषता हो जाएगा ना, या फिर जो कारण है। हाँ, कारण कहीं विशेषता हुआ जी है? सर। नहीं, ये स्वरूप वाला सर। कारण क्यों विशेषता होगा? हम्म नहीं, ये स्वरूप सर, स्वरूप। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। जी सर। तो स्वरूप में क्या बताया था हमने? कारण नहीं होगा सर। ये स्थानीय स्वरूप का है हिंसक विद्रोह, और धार्मिक स्वरूप पश्चिगामी दृष्टिकोण, उद्देश्य की अस्पष्टता, और विद्रोह में जनजातीय विशिष्टता और शोषणमूलक व्यवस्था के दिक्कू पर हमला बाहरी दिक्कू पर। तो अब इसकी जब समीक्षा करनी होगी तब समीक्षा क्या करेंगे, यही बताएंगे ना कि भाई इसके कारण हुआ यह कि जो एक संगठित प्रतिरोध होना चाहिए था, सभी जनजातियों की इसमें सहभागिता होनी चाहिए थी, जो आधुनिक मीडिया है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका समर्थन होना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। यही समीक्षा होगा ना। जी सर। तो दूसरी तरफ जी सर। इसका पश्चिगामी दृष्टिकोण कहीं न कहीं वर्तमान में जो आधुनिक समाज की जो परिकल्पना है उसके यह विपरीत चला जाता, जहाँ पे क्या था, मसीहावादी दृष्टिकोण था, अंधविश्वास की परिस्थितियां थी। ठीक है, या जो था पुरातन जो हमारी व्यवस्थाएं थी उसकी पुनर्स्थापना थी। ये सभी चीजें इसके समक्षात्मक पहलू में आ जाएंगी। जी बातें सर। समझ में स्पष्ट हो गई या कोई कंफ्यूजन है? जी सर। कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को? सर जैसे कि इसमें विशेषता की समीक्षा करना है, तो विशेषता तो बताना नहीं है, डायरेक्ट जो भी इसकी विशेषता रही है उसकी समीक्षा ही नहीं करेंगे। अब कोई कहेगा आपको कि ये बताइए कि महात्मा गांधी की समीक्षा कीजिए,
कैसे समीक्षा करेंगे बताइए। सर उनके बारे में जो जो चीज है हम्म। वो लिखेंगे। हाँ, उनके बारे में जो जो चीज जानते हैं सर वो सारे चीज लिखेंगे और फिर बताएंगे। तो हम इस पर्सन के अनुसार फिर पहले मतलब विशेषता बतानी पड़ेगी, उसके बाद उसकी समीक्षा को रखेंगे। समीक्षा तभी कर पाएंगे ना जब पहले समीक्षा वाले जिसकी समीक्षा करनी है उसको सामने रखेंगे, तभी तो उसकी समीक्षा जी। कर पाएंगे। ओके सर। हम्म। जी सर। गांधी जी के बारे में लिखेंगे कि भाई वो गोल वाला चश्मा पहनता था, तो गोल वाला चश्मा पहनता था तो इसका परिणाम यह हुआ कि वो एक फैशन के रूप में ट्रेंड में चलने लगा। हम्म। यही बताएंगे ना इसकी समीक्षा में। हम्म। बोलिए प्रीति। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर सुन पा रहे हैं। और किन्हें कुछ पूछना है? जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में कोई ऐसी बातें जो स्पष्ट ना हुई हो? है कोई? वीरेंद्र, धर्मेंद्र, ठीक है सर। सर आपको बातें उपयुक्त स्पष्ट हो गई? उदाहरण सहित कह रहा है तो उसमें संथाल और बिरसा का जी और जो भी है सब देना होगा ना। हाँ, उदाहरण में तो यही सब देंगे ना, जो प्रमुख विद्रोह हैं आप उसी को उदाहरण में देंगे ना। जी सर। ठीक है, तो उसको उदाहरण स्वरूप आप सामने रखेंगे। और कोई को? अमन, सुमित, लवली। आजकल लवली गायब रहती है। नो सर, ठीक ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सा विद्रोह है? बोलिए। संथाल। नेक्स्ट कौन सा विद्रोह है? संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के बारे में बताइए भाई आप लोग जरा। मुझे तो संथाल विद्रोह के बारे में कुछ पता है नहीं, तो जरा आप लोग बता के मुझे मेरे ज्ञान को थोड़ा सा क्या कीजिए, विस्तार दीजिए। हम्म। दीजिए भाई। कौन देंगे संथाल विद्रोह का ज्ञान? यह 1857 के पूर्ववर्ती विद्रोह है सर। यह 1857 के ठीक पूर्व है। में आदिवासियों के द्वारा किया गया विद्रोह है सर, जो आपको छोटा नागपुर से लेकर अच्छा बिहार के भागलपुर तक विस्तृत था। और इसमें मुख्यतः 4 भाई थे, अच्छा। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, उनका योगदान था मुख्यतः। और संगठित विद्रोह था सर, हाँ, और बहन का आ हिंसात्मक गई। विद्रोह था। और बहन बहन का तो नहीं पढ़े हैं सर। बहन का जिक्र हम नहीं पढ़े हैं सर, बस हम 4 का नाम सुने हैं, सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव। बहन के बारे में नहीं पढ़े हैं? बहन का नाम फुल्लो झा। नहीं सर। उसकी उनकी देखिए 2 अभी हरण बहनें भी बताएं। इसमें भागीदारी था सर उनका, देखिए फराज फुल्लो ने और बताया जी झानो बहन का। का नाम। देखिए। झानो का नाम सुने फुल्लो हैं सर। झानो। यस। लेकिन पढ़े नहीं है सर, बस देखिए ऐसे सोशल मीडिया अभी पे भी कहीं से देखे नहीं होंगे। सुने। सोशल मीडिया पे देखे थे सर। अच्छा। वो पोस्ट वगैरह आता है उसमें। और 1855। बस चलिए, सर तो इतना ही। संथाल विद्रोह के संदर्भ में अगर देखें तो उसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। लिख लीजिए संथाल विद्रोह में पृष्ठभूमि।
पृष्ठभूमि, कारण, पृष्ठभूमि, कारण, नेतृत्व, नेतृत्व, उद्देश्य, उद्देश्य, प्रसार या विस्तार या गति, प्रसार, विस्तार या गति, परिणाम, परिणाम, पतन के कारण या असफलता के कारण, असफलता के कारण, पर्याप्त है इतना? योगदान सर। कौन महानुभाव है? योगदान मतलब जैसे सर एक बार क्वेश्चन शायद पूछा था ना मैंने कि आगे के आंदोलन में इसका क्या योगदान हो सकता है। अच्छा, वो परिणाम में ही जो बताते हैं, जैसे वैसे बताएंगे तो अपने आप हो जाएगा ना वो चीजें, क्या? ओके सर। जी सर। देखिए, लिखना यही चीजें हैं, बस उसको क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देना। नहीं करना है ना? जी सर। ठीक है, तो बात करते हैं संथाल विद्रोह की। तो संथाल विद्रोह के संदर्भ में कहा गया कि 19वीं शताब्दी के मध्य में शेष दुनिया के लिए अनजाना क्षेत्र दामने को में ही किया गया था ना विद्रोह। यस जी सर। सर दामन। शेष दुनिया के लिए अनजाना क्षेत्र दामने को, जिसे संथाल परगना कहते हैं आप, अचानक जून 1855 में क्या होता है, दुनिया की नजर में आता है। और दुनिया की नजर में इस कदर आता है कि कार्ल मार्क्स जैसे जो विश्व चिंतक हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी अपनी रचनाओं में इस विद्रोह का उल्लेख करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी क्या किया है, अपनी रचनाओं में इसे जगह दी। तो इस कारण से आप कहेंगे कि यह जो विद्रोह था वह न सिर्फ क्या था, स्थानीय तत्वों को लेकर क्या था, एक व्यापक जन संघर्ष था। और इसी संदर्भ में जो कुछ इतिहासकारों ने इसके संदर्भ में बात की है और कहा है कि यह विद्रोह क्या था, इस संदर्भ में कहा है, क्या कहा है, एक मिनट, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के ही संदर्भ में कहा गया है कि इसने कहा कि यह भारत की क्या है, प्रथम जन क्रांति। लिख लीजिए, कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना है। कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना है।
कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना है, जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी, जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी, लेकिन कालांतर के संगठित विद्रोह को जन्म देने का कारण जरूर बन गई। लेकिन कालांतर के जन आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई। जन आंदोलन के कालांतर के जन आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई। चलिए अब बात करते हैं इसके कारण के संदर्भ में। जब इसके कारणों के संदर्भ में बात करते हैं तो प्रथम जो बातें आती है वो तात्कालिक कारण के रूप में आप इसे देखते हैं। और जब तात्कालिक कारण की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जब क्या हो रहा था, भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या किया गया, संथालों से एक तो जमीन छीन ली गई और दूसरा क्या हुआ, उन्हें बेगारी करने के लिए विवश किया गया। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप संथालों में क्या होता है, इनके प्रति विद्रोह की स्थिति आपको, विद्वेष की स्थिति आपको दिखाई देगी। और इसी क्रम में क्या होगा कि जैसे ही चोरी के आरोप में संथाल को गिरफ्तार किया जाएगा तो परिणाम स्वरूप विद्रोह त्वरित हो जाएगा और पुलिस स्टेशन पर हमला करके क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा बताइए। सर दरोगा किया गया दरोगा था, की हत्या कर दी जाती है। दरोगा को मार दिया गया। ठीक है। और यह विद्रोह क्या होगा, एक दावानल की तरह पूरे संथाल क्षेत्रों में, राजमहल के क्षेत्रों में, दामने कोह के क्षेत्रों में क्या होगा, फैल जाएगा और ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक व्यापक जन संघर्ष, एक व्यापक हिंसात्मक संघर्ष की स्थिति देखेंगे। और कुछ समय के लिए इन्होंने क्या किया, यह स्पष्ट कर दिया कि अगर आप संगठित होकर विद्रोह करते हैं, संगठित होकर औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, तो आप जो है इसको हराने में सक्षम हैं। इसका अजय, यह औपनिवेशिक सत्ता अजय नहीं। अर्थात इसने क्या किया, वो भ्रम तोड़ दिया कि क्या है, कालांतर के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके प्रेरक घटनाक्रम के रूप में, एक प्रेरणादायी स्रोत के रूप में आप इसे देखते हैं। और परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक सत्ता का जो भय था भारतीय जनमानस में, उसको कमी लाने में, उसमें कमी लाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बात स्पष्ट हुई? यस सर। चलिए अब बात करते हैं इसके कारणों के संदर्भ में। आर्थिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण में बताइए। संथाल विद्रोह के आर्थिक कारण क्या थे?
सर वो हम्म। सामूहिक रूप से करते थे, तो उसको व्यक्तिगत रूप से कर दिया गया। उसकी जो झूम की थी उसे मतलब हटा, मतलब जो सामूहिक रूप थे उसको उसको व्यक्तिगत रूप से कर दिया गया है। कर अत्यधिक बढ़ा दिए गए हैं, और मतलब समय पर नहीं देने पर फिर और भी कर लगा दिए जाते थे। ये सारे आर्थिक कारण थे। अच्छा, ऐसे में काम चलेगा प्रीति? ये जो ऊपर ऊपर से जो सर दो तीन पूछा मारने वाली कारण हैं। बात है, एक सामूहिक, ऊपर ऊपर से जो पूछा मारने वाला काम है, ऐसे में तो सैलरी नहीं देगा अच्छे से। और सर हैं? महाजनों जी। की ऊंची दर थी, और जमीन को छीन लिया गया था। ये सारे चीजें मतलब सर लिखेंगे तो पॉइंट्स बना के लिखेंगे। मतलब लेकिन बोलेंगे एक नहीं। खुटकट्टी व्यवस्था था सर, उसको बोलने के लिए तो बोलने बोलने के लिए प्रॉम्प्टर एक, रख लेंगे, कोई पीछे से बोलेगा, हम उसको रिपीट कर देंगे ना। हम्म। एक सर वन कानून एक इम्पोर्टेंट था सर, और एक खुटकट्टी व्यवस्था का मतलब बंद कर देना, वो एक इम्पोर्टेंट था सर। ठीक है, तो अगर तो आर्थिक सर कारणों की बैठ बात करें बेगारी तो पहला फुटफुटी कारण प्रथा। क्या था? ठीक है, तो पहला आएगा खुदकुटी प्रथा। और खुदकुटी प्रथा क्या था? एक सामूहिक कृषि की पद्धति थी, और इसके माध्यम से जो संथाल थे वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य करते थे। लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक सत्ता का पदार्पण होगा, नई भू राजस्व व्यवस्था का क्रियान्वयन होगा, परिणाम स्वरूप जो है इस सामूहिक कृषि पद्धति पर, खुदकुटी व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? तो आपको पता है कि प्रतिबंध लगाने के पीछे जो कारण थे वह क्या था? यह जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो क्या थी? व्यक्ति विशेष आधारित थी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति से कर लेने की बातें थी, भू लगान लेने की बातें थी, और वो अलग अलग वसूला जाता था। लेकिन जब सामूहिक कृषि पद्धति होती तो यहाँ पर एक चुनौती उत्पन्न हो सकती थी। तो इस कारण से औपनिवेशिक सत्ता ने क्या किया? संथालों में जो खुदकुटी प्रथा थी, सामूहिक कृषि की परंपरा थी, उसको उन्होंने अवैध घोषित कर दिया, उसे बंद करवाकर जमींदारी प्रथा को वहां पर क्या करता है? आरोपित करता है, और प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग भू लगान लेने की जो प्रक्रिया है उसको वहां पर स्थापित करता है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? तो कृषि का हमने क्या कर दिया? वाणिज्यीकरण कर दिया। और वाणिज्यीकरण करने के कारण जो है अब क्या हुआ? तो दो चीजें उत्पन्न हो गई। एक तो क्या हो गया? कृषि कार्य महंगा हो गया, क्योंकि हम पहले क्या थे? परंपरागत फसल की अगर खेती करते थे तो उसमें ज्यादा क्या था? परेशानी नहीं थी, ज्यादा इनपुट कॉस्ट नहीं था। लेकिन जब हमने इसको कैश क्रॉप के रूप में कन्वर्ट कर दिया, पहले क्या था? हम लोग ज्वार, बाजरा, इस तरह की खेती करते थे, मरुआ वगैरह की खेती करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया? चावल की खेती करो, गेहूं की खेती करो, इस तरह की जो फसल फसल थे उस और पूंजी आधारित प्रक्रिया में बदलनी शुरू हो जाती। तो दूसरी तरफ क्या हुआ? एक तो क्या हुआ कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, और दूसरी तरफ क्या हुआ? भू लगान बढ़ गया। और तीसरा क्या हुआ? तो इन दोनों के बीच जो गैप था उसको भरने के लिए वो लोग क्या करते हैं? महाजनों और साहूकारों के ऋण जाल में फंसते चले जाते हैं। ठीक है, और इस तीनों प्रकरण ने क्या किया? आदिवासियों के शोषण की एक अंतहीन सिलसिला को शुरू करता है, जहां पे उसका शारीरिक शोषण भी होता है और उसका मानसिक शोषण भी होता है। ठीक है,
महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की स्थिति देखेंगे आप। तो ये तो हो गया कृषि से संबंधित जो परिघटना थी। इसके बाद देखिए, तो चूंकि हमने आपको कल भी बताया था कि जो जल जंगल जमीन है उस पर आदिवासी क्या अपना नैसर्गिक अधिकार समझते हैं, और यह व्यवस्था उस समय भी थी कि जल जंगल जमीन पर जो आदिवासी थे वो अपना नैसर्गिक अधिकार समझते थे और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी प्रतिबंध के वो उसका उपयोग करते थे। लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक सत्ता आएगी और उन्हें अपने औद्योगिक परिक्षेत्र के लिए कच्चे माल की जरूरत होगी, तो वो क्या करेंगे, वन संसाधन के दोहन का विकल्प तलाशेंगे। और ऐसी परिस्थिति में वो एक वन कानून लेकर आएंगे और वन कानून के माध्यम से इस जो आदिवासियों का परंपरागत अधिकार था उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक है। और जब वो प्रतिबंध लगेगा तो कहीं न कहीं एक तो पहले से क्या हुआ, कृषि जो है वो घाटे का सौदा हो गया, उसके अंतहीन शोषण का वाहक बन गया। तो दूसरी तरफ जो वन अधिक कानून है उसने उसके हाथ ही काट दी कि जो वन उत्पाद थे उस पर निर्भर होकर वो अपना जीविकोपार्जन करते थे, अब क्या हुआ, उस पर भी प्रहार औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा कर दिया गया। और इस दोनों कारणों ने मिलकर संथालों के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर देता है। परिणाम स्वरूप वो इस शोषण मूलक और विभेद मूलक जो व्यवस्था है उससे मुक्ति पाने के लिए संघर्ष की ओर प्रेरित होते हैं। बातें स्पष्ट हुई? यस सर। जी सर। चलिए अब बात करते हैं इसके सामाजिक सांस्कृतिक कारण के संदर्भ। और जब सामाजिक सांस्कृतिक कारण के संदर्भ में बात करते हैं तो हमने कहा कि जो इसका परंपरागत जो व्यवस्था थी जिसे हम परहा पंचायत कहते हैं, इस पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। दूसरा क्या किया गया, जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो क्या थी, सरदार तंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया, तो औपनिवेशिक सत्ता ने क्या किया, उसने इसको परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित करने के क्रम में यहाँ पर जमींदार मूलक व्यवस्था को क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। और जब जमींदार मूलक व्यवस्था को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा तो कहीं न कहीं इससे जो धीरे धीरे प्रसार होता दिखाई देगा। ठीक है। तो ये तो सामाजिक स्तर पर आप इसको देखते हैं। सांस्कृतिक स्तर पर देखिए तो हमने कहा कि जैसे ही 1813 के अधिनियम के बाद भारत के इन आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होगा, परिणाम स्वरूप वो क्या करेंगे, विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से उनके धर्म और लोक मान्यताओं पर तिरस्कृत नजर विचारों को प्रदर्शित करेंगे और आदिवासियों का ईसाईकरण करेंगे। तो इस दोनों व्यवस्था ने क्या किया, जो व्यवस्था है इसने क्या किया,
आदिवासियों को अपने धर्म और अपनी जो पहचान थी उस पर ही क्या करता है, खतरा उत्पन्न करता है। यानी आदिवासियों की जो पहचान थी कि समता मूलक समाज होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा जो हम कहते हैं कि समाज में सभी की जो भूमिका है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो उसकी लोक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, इस दोनों ने क्या किया, उस पर ही खतरे की घंटी कर बजाता है, और अपनी पहचान और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो संघर्ष की ओर प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई? जी सर। और फिर आता है राजनीतिक प्रशासनिक कारण की जब बात करते हैं, और जब राजनीतिक प्रशासनिक कारणों की बात करते हैं तो इसमें आपको पहले ही हमने बताया कि जैसे ही क्या होगा, नई कार्डवालिस कोड के माध्यम से नई प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था का आरोपण होगा, परिणाम स्वरूप इसका क्रियान्वयन संथाली क्षेत्रों में भी किया जाएगा। और जब संथाली क्षेत्रों में किया जाएगा तो एक तो इसके क्रियान्वयन के प्रति वो क्या है, पहले से ही असहज है, और दूसरा जो दीकू लोग हैं उनका भी क्या होगा, समर्थन जो है वो औपनिवेशिक सत्ता का समर्थन इन बाहरी दीकू लोगों को जो उसका शोषण मूलक व्यवस्था में सहभागी था उसके पक्षधर होगा। और तीसरा कि जो प्रशासनिक न्याय व्यवस्था थी वो या तो विलंबकारी थी या क्या थी, अत्यधिक व्यय आधारित थी। तो इस सभी कारणों ने क्या किया, एक निराशा का माहौल, एक जो कहते हैं कि इस अंतहीन जो शोषण की प्रक्रिया थी उससे मुक्ति के लिए क्या करना था, एक प्रयास करने की बात थी। और इसी में तात्कालिक कारण के रूप में हमने कहा कि जैसे ही एक संथाली को चोर के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा, विद्रोह की जो आंधी है वो सिसकनी शुरू होगी, और परिणाम स्वरूप जैसे ही चांद भैरव नामक दो भाई क्या होंगे, सिद्धू कानू नामक चारों भाई जो है, वो जैसे ही भावनात्मक मुद्दों के आधार पर संथालुओं को एकत्रित करेंगे और विद्रोह की हवा को क्या करेंगे, विद्रोह की आग को हवा देंगे, यह विद्रोह समस्त जो संथाल क्षेत्र है, संथाल राजमहल का क्षेत्र है, उसमें आग के लपटों की तरह, दावा नगल की तरह क्या होगा, फैल जाएगा, और ब्रिटिश सत्ता को उसके शोषण मूलक सहभागी जो है दीकू, उसको यहाँ से भगाने के लिए हिंसात्मक संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी। बातें स्पष्ट हुई? यस सर। हम्म, बातें स्पष्ट हो गई? यस सर। बोलिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? मुझे सुन पा रहे हैं? नेतृत्व सर, नेतृत्व कारण के बाद से नेतृत्व लिखा है। नेतृत्व में लिख लीजिए, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव नामक चार भाइयों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, जी सर। उसके जी बाद सर। क्या है,
उद्देश्य। उद्देश्य में लिखिए पहला, शोषणकारी बाहरी लोगों को भगाना। शोषणकारी बाहरी लोगों को भगाना। शोषणकारी औपनिवेशिक लोगों को भगाना। दूसरा लिखिए, औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर, औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर धर्म एवं न्याय आधारित, धर्म एवं न्याय आधारित धर्म एवं न्याय आधारित शासन की स्थापना। धर्म एवं न्याय आधारित शासन की स्थापना। हम्म, ब्रैकेट में लिखिए, अबुआ दिशोम रे अबुआ राज। अबुआ दिशोम रे अबुआ राज। क्या सर? अबुआ दिशोम, अबुआ मतलब अपना राज। दिशु। रिपीट कर दीजिएगा सर। अबुआ दिशोम रे अपना अबुआ राज। अपना देश अपना राज्य। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्या है? विस्तार। प्रसार, विस्तार, गति। विस्तार आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में तो है ही ना। जी सर। जी सर। खाली जो है क्या करेंगे, औपनिवेशिक सत्ता के जो नुमाइंदे हैं, दीकू हैं, पुलिस थाने हैं, जितना भी है जमींदार वगैरह सब पर हमला कर देगा, आगजनी कर देगा। जो महाजनी ऋण वाला प्रपत्र है सबको जलाना शुरू कर देगा और एक स्वतंत्र संथाल क्षेत्र की स्थापना का प्रयास करेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, इन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाएगा और मार्शल लॉ लागू करने के साथ ही सेनाओं को खुली छूट देगी और सेना क्या करेगा, व्यापक स्तर पर यहाँ नरसंहार करेगा और नरसंहार के पास हजारों संथाली क्या होंगे, मारे जाएंगे। और इसके संदर्भ में जो उनकी साहस है, उनकी वीरता है और
औपनिवेशिक सत्ता के प्रति जो उनके मन में विद्वेष थी उसकी अगर पराकाष्ठा देखनी है तो इसमें बिपिन चंद्रा का जो बुक है भारत स्वतंत्रता संघर्ष, उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतर रूप में कहा है। एक झोपड़ी में क्या थे, कुछ संथाली छुपे हुए थे और उसको ब्रिटिश सेना ने क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया और उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। लेकिन वो क्या करते हैं, अंदर से तीर चलाते हैं और उधर बाहर से गोली चलती। और अंततः धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे तीर खत्म होता गया संथाली मरते चले गए और अंततः जब वो उस घर में घुसता है, सेना घुसती है, तो घुसने पर एक जो बूढ़ा संथाली है वो मात्र जिंदा बचा हुआ मिलता है। और जब उसे क्या किया जाता है, एक सेना के द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी कुल्हाड़ी से उस सेना को काट कर कई वार करता है उस पर। तो कहीं न कहीं यह जो परिघटना है यह दिखलाता है कि औपनिवेशिक सत्ता के प्रति और उसके नुमाइंदों के प्रति संथालों के मन में कितना विद्वेष था और वो अपने शोषण से कितने क्या थे, त्रस्त थे और उससे मुक्ति पाने के लिए कितने क्या थे, लालायित थे। बात स्पष्ट हो गई? जी सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा पढ़ने में, सुनने में? बोलिए। अच्छा है सर। जी सर। चीजें फिगर क्लियर हो रही है? स्पष्ट इमेज बन रहे हैं यस ना सर। मस्तिष्क के मेमोरी में? चलिए नेक्स्ट क्या है टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परिणाम। परिणाम। चलिए, तो परिणाम में तो आपको पता है ना क्या कर दिया गया? परिणाम में क्या कर दिया गया? संथाल क्षेत्र को क्या किया जाएगा, एक नॉन रेगुलेशन जगना नाम जाएगा। ठीक है, और क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल और सुधार किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि एक नई व्यवस्था अपनाई जाएगी जिसमें क्या होंगे, शासक और स्थानीय लोगों के बीच सहयोग को स्थापित और से सीधा संपर्क बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, तो स्थानीय संथाली लोगों को कि जो इसकी पढ़ा पंचायत वगैरह की व्यवस्थाएं हैं उसको मान्यता दे दी जाएगी
और मान्यता देने के साथ साथ और क्या किया जाएगा, बताइए, और क्या किया जाएगा? सर ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधी अधिकार, मांझी मांझी व्यवस्था जो थी उन्हें पुनः बहाल किया गया। ठीक है, और क्या किया गया? और सर संथाल परगना मतलब इन इलाकों में जो नए नए कानून आए थे उन्हें लागू नहीं होते थे। ये सारे सर। अच्छा, ठीक है। तो कहने का मतलब परिणाम में अगर देखिए तो हमने आपको बताया कि क्या किया गया, एक नॉन रेगुलेशन जिला के रूप में संथाल बहुल क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बदल दिया गया और एक संथाल परगना नाम दिया गया, जहां पे औपनिवेशिक सत्ता के जो सामान्य कानून थे वो लागू नहीं होते थे। इसके अलावा एक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी लाया गया, काश्तकारी अधिनियम बनाया गया और इसके माध्यम से वहां जो मांझी व्यवस्था थी उसको मान्यता दे दी गई तथा ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधी अधिकार दे दिए गए। ठीक है, और इसके अलावा क्या किया गया, तो प्रशासन और जनता के बीच जो सहयोग है, सामंजस्य है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया। बात स्पष्ट हो गई? हो गई या नहीं हुई? जी सर। चलिए अब देखते हैं इसके अन्य परिणाम या महत्व के संदर्भ में अगर बात करें तो महत्व में अगर देखिए तो 3 संदर्भों हमने कहा कि इसके महत्व को देखिएगा, क्योंकि हित समूह कौन कौन है, तो हित समूह में आपको जनजातीय है, हित समूह में आपको औपनिवेशिक सत्ता है और हित समूह में कौन है, तो स्वतंत्रता आंदोलन। तो इन्हीं संदर्भों में जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, संथाल ने क्या किया, जनजातियों को एक संगठित प्रतिरोध की भावना जगाने का काम करता है और यह स्पष्ट करता है कि अगर संगठित प्रतिरोध करते हैं तो आप में क्या होगा, औपनिवेशिक सत्ता से आप मुक्ति पा सकते हैं और अपनी जो उद्देश्य हैं उसको कमोबेश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप जो अन्य जनजातीय विद्रोह हैं उसको प्रेरणा मिलती, जैसे मुंडा विद्रोह की बात कर सकते हैं, जैसे ताना भगत की बात कर सकते हैं या अन्य क्षेत्रों के जो विद्रोह हैं उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो इसने क्या किया, जो औपनिवेशिक सत्ता की जो शोषणकारी प्रवृत्ति थी, चरित्र था, उसको भी अपने जनजातीय समाज के समक्ष रखने में, उसे स्पष्ट करने में सफल होता है। ठीक है, और एक बात यह भी स्पष्ट कर दिया कि हिंसात्मक विद्रोह के माध्यम से जो है हम औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते हैं, उससे हम पार नहीं पा सकते। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि कालांतर का जो विद्रोह हुआ है उसमें क्रमिक रूप से आपको हिंसात्मक विद्रोह में ह्रास की स्थिति दिखाई देगी। जैसे कि मुंडा विद्रोह की अगर हम बात करें तो शुरुआती चरणों में आप क्या देखते हैं कि एक अहिंसात्मक संघर्ष था, लेकिन नहीं दिया, तब मजबूरी बस क्या, हथियार हिंसक विद्रोह को लेकर सामने आए। तो दूसरी तरफ टाना भगत विद्रोह आंदोलन की भी बात करते हैं आप, जो क्या है, एक पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। बातें स्पष्ट हुई? बातें स्पष्ट हुई? जनजातियों की दृष्टि से क्या महत्व है संथाल विद्रोह का? यस सर। अब देखिए औपनिवेशिक सत्ता की दृष्टि से इसे महत्व या परिणाम को दे सकते हैं आप।
तो यहाँ से क्या किया गया कि औपनिवेशिक सत्ता ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से नीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था को क्या किया, अपनाया। और इसके परिणाम स्वरूप उसने क्या किया, तो इसके साथ जनजातियों के साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है। दूसरा देखिए, तो इन क्षेत्रों में जो संसाधन है उसके दोहन के लिए उसने क्या किया, बड़े पैमाने पर संचार साधनों, यातायात के साधनों का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब ये 1857 संथाल विद्रोह हुआ था, उस समय इनको व्यापक आर्थिक और जन हानि की स्थिति देखनी पड़ी थी। तो कहीं न कहीं एक तो विद्रोह को भी क्या करना था, कंट्रोल करना था, और दूसरा कि अपने लिए की सप्लाई चेन को भी बनाए रखना था। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पे संचार साधनों और यातायात के साधनों में निवेश किया जाएगा। और अब क्या होगा कि जो धर्मांतरण की प्रक्रिया है उसको और ऑर्गेनाइज और संगठित स्वरूप देने का प्रयास होगा, ताकि एक व्यापक और बड़ा समर्थक वर्ग को हम क्या कर सके, तैयार कर सके इन क्षेत्रों में अपने आर्थिक लाभ के लिए। बातें स्पष्ट हो गई? सर, ताकि उनका भी बातें समर्थन स्पष्ट हुई व्यापक है रूप नहीं? से मिल सके। जी सर। हाँ, अब देखिए ओके सर। राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। जब राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से महत्व की बात करते हैं, तो पहली बात कि इस विद्रोह ने यह सुनिश्चित कर दिया कि औपनिवेशिक सत्ता या ब्रिटिश सत्ता जो है वो अपराजेय नहीं है। और जब अपराजेय नहीं है तो कहा गया कि अगर हम क्या करते हैं, संगठित विद्रोह करते हैं, निश्चित उद्देश्य के साथ विद्रोह करते हैं, तो कहीं न कहीं इस औपनिवेशिक सत्ता से हम मुक्ति पा सकते। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो कालांतर में जितने भी विद्रोह हुए, जैसे कि हम बात करते हैं 1857 क्रांति की, वो क्या था, वो संथाल विद्रोह की ही अगली कड़ी थी, जिसने यह सुनिश्चित कर दिया कि औपनिवेशिक सत्ता से हम क्या कर सकते हैं, पार पा सकते, उससे मुक्ति पा सकते। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस विद्रोह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि औपनिवेशिक सत्ता हमारा क्या करने आई है, हमारा जो है कल्याण करने नहीं आई है, हमें मनुष्य बनाने नहीं आई है, बल्कि उसका वास्तविक उद्देश्य जो है वो इन प्रकारेण हमारे आर्थिक संसाधनों का क्या करना है, दोहन करना है। और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि यहीं से क्या होगा, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, आरसी दत्त जैसे लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश सत्ता का जो शोषण मूलक आर्थिक चेहरा है उसको उजागर करेंगे और कहेंगे कि गंगा के गंगा रहा है, टेम्स है। इसके अलावा क्या है कि यह जो विद्रोह है कालांतर के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरक घटनाक्रम के रूप में, प्रेरक परिघटना के रूप में आप इसे देख सकते हैं, जहां से क्या होगा, तो विद्रोह को जन आधार प्रदान करने में, उसे जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ यह भी सीख मिलेगी कि हिंसात्मक संघर्ष के द्वारा हम ब्रिटिश सत्ता जैसे शक्तिशाली चुनाव जो ओपोनेंट हैं उससे हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं, और परिणाम स्वरूप एक विकल्प निकलेगा, और विकल्प निकलेगा अहिंसात्मक संघर्ष के रूप में,
और जिसके पुरोधा होंगे महात्मा गांधी। और अंततः यह लाठी का महानायक क्या करेगा, लाठी से अच्छे से ब्रिटिश सत्ता की सिकाई करेगा और सिकाई करने के परिणाम स्वरूप 1947 में 15 अगस्त को भारत क्या होगा, आजाद हो जाएगा। बात स्पष्ट हो गई? बात स्पष्ट हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से हमारा संथाल विद्रोह भी क्या होता है, अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। होता है ना? समाप्त हो गया ना संथाल विद्रोह? यस सर। चलिए, प्रश्न देखिए एक बार संथाल विद्रोह का, क्या आप इसको लिखने में सक्षम हैं? संथाल विद्रोह से जुड़े हुए प्रश्नों को देखिए एक बार। जी सर, लिख लेंगे। किसी को परेशानी तो नहीं है प्रश्न में? किसी को परेशानी है? नहीं सर। ठीक है सर। नहीं है? यह है? है या नहीं है, बताइए। हो जाएगा सर। एके, अमित, हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। चलिए, लवली, हो जाएगा सर। अमन,